नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। जैसा कि हम हर रोज कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं, तो आप सभी को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना लेकर आए। अब आपके एग्जाम के लिए आज हम लेकर आ रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एग्जाम विद अरिहंत के चैनल पर, जिसका नाम है आपका कंडीशनल सेंटेंस। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस को अगर आप हिंदी में बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है ऐसे वाक्य जो किसी भी प्रकार से शर्त दिखाते हैं। आई रिपीट, इसे हिंदी में शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। शर्त सूचक वाक्य क्या होते हैं? शर्त सूचक वाक्य आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा। हिंदी में अक्सर बोला जाता है, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो वैसा होगा, यदि तुमने मेरी बात मान ली तो भविष्य में कामयाब हो जाओगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम जाहिर सी बात है नुकसान खाओगे। तो आपके सामने जब भी अगर, मगर, किंतु, परंतु आदि से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, वे सभी क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंडीशनल सेंटेंस लेकर आते हैं। ये कहने को एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है कहने के लिए, लेकिन जब ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स लेकर आता है तो बहुत जबरदस्त मजा आता है, मजा बनता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा एट द एंड गोल जो होता है वो जरूर पूरा होता है। क्योंकि अगर मगर किंतु परंतु वाली परिस्थिति के अंदर बच्चे के सामने सैकड़ों ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देने का प्रयास करता है जिन क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चे को बहुत आसानी से स्कोर करने में सहायता मिल सकती। तो बिना देरी किए पढ़ते हैं, जैसे छोटा सा कंसेप्ट क्या कहता है भाई। अब सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस की परिभाषा देखें तो कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है? कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस करता है कंडीशन को। जाहिर सी बात है, अगर कोई कंडीशन होगी तो डिजायर्ड कंडीशन मिलने पर डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आप कंडीशंस कब रखते हैं? आप किसी भी समय कंडीशन तब रखते हैं जब आप किसी परिस्थिति में रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तो बदले में हमें इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, यदि वैसा हो जाता है तो बदले में हमें ये सब परिस्थितियों का मुनाफा मिलेगा। कई बार कहते हैं यदि मेहनत कर लेते हो तो आपको कामयाबी मिलेगी, यदि करते हो तो वैसा मिलेगा। तो उसके लिए हमें फिर से फोकस किसको करना पड़ेगा? अगर, मगर, किंतु, परंतु, यदि वाली परिस्थिति को। तो ये है कंडीशन। याद रखना, किसी भी जगह कंडीशन दिखाई जाएगी तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कंडीशन की बात करें तो चार भागों में हम मेनली कंडीशन को बांटते हैं। वैसे कंडीशंस अलग अलग प्रकार की आप जितनी मर्जी बना लो, लेकिन पेपर में आपको चार प्रकार की मिलेगी। चाहे कोई भी पेपर आप अटेंड कर रहे हो, चार ही प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती है। चार प्रकार की कंडीशंस में पहली कंडीशंस की बात करें तो पहली कंडीशन होती है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें रिजल्ट डिजायर्ड नहीं होते हैं, रिजल्ट हमेशा फिक्स्ड होते हैं। यदि ऐसा करते हो तो ये होगा, यदि ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो फेफड़े गल जाते हैं, यदि ज्यादा ड्रिंक करते हो तो लीवर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा बोलते हो तो समाज में इज्जत नहीं मिलती है। तो जब आप ऐसा बोलते हो, यदि ऐसा करते हो, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट मिलता है। तो जब हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्ट है, रिजल्ट श्योर है, तो आप उस परिस्थिति को कहते हैं जीरो कंडीशन। ऐसी कंडीशन की शुरुआत सिंपल प्रेजेंट से शुरू होकर के सिंपल प्रेजेंट पर ही रिजल्ट दिखा देती है। तो उसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिंपल प्रेजेंट से शुरू होती है कंडीशन और सिंपल प्रेजेंट पर ही ये कंडीशन अंत हो जाती है। ये बात याद रखना। खैर कोई बात नहीं। दूसरा आता है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कहते हैं कि कार्य आज करोगे, यदि आप कोई एक्शन आज करते हो तो रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। कब मिलेगा? जब काम आज करते हो। आज काम करते हो तो रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि काम पहले करते तो रिजल्ट मिलता, यानी काम अगर बीते हुए समय की बात करें, काम कल करते तो रिजल्ट आज मिल जाता, तो काम करते तो रिजल्ट आज मिलता, मिल गया होता। तो कुछ इस प्रकार की चार कंडीशंस होती हैं। जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चार कंडीशन। बहुत बेसिक छोटा सा कंसेप्ट। इसके क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करते हैं पहली कंडीशन की। यह है हमारे
हमारे पास पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन रेफर करती है जनरल ट्रुथ को। जनरल ट्रुथ क्या होता है? वो ट्रुथ जो दुनिया को पता है, ऐसी बात जो सबको पता है, कुछ अलग कार्य नहीं है। तो रेफर टू जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ को ये रेफर करती है, ये डिनोट करती है ऐसी सिचुएशन को जिसमें पर्टिकुलर एक्शन का रिजल्ट हर बार दूसरे एक्शन पर एग्जैक्ट पड़ेगा, कुछ नया नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो जब एक्शन पर्टिकुलर होगा तो रिजल्ट भी पर्टिकुलर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी में दोनों जो सेक्शन होते हैं, दो वाक्य होते हैं, पहला कंडीशन का, दूसरा रिजल्ट का, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसमें कोई नया एक्शन नहीं, कोई नई गतिविधि नहीं, दोनों ही डिपेंडेंट है। तो दोनों ही डिपेंडेंट क्लोज हैं, लेकिन 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 इसमें जो शर्त दिखाता है वो मेजरली डिपेंडेंट होगा। और कई बार हम ऐसी परिस्थिति दिखाते हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंट क्लोज को रिजल्ट की फॉर्म में दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इसे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट गारंटीड है, रिजल्ट गारंटीड है मतलब आप इसका रिजल्ट बदल नहीं सकते हैं। अब यहां पर कुछ इसके उदाहरण से पहले हम आपको एग्जाम्पल से पहले कुछ रूल पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके रूल पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ही आप उस क्वेश्चन का सवाल जवाब दे पाएंगे। इसका एक तरीके से सवाल क्या है भाई, कंडीशन क्या है बच्चा? कंडीशनल सेंटेंसेस पहली बात शुरू होते हैं 4 वर्ड्स के साथ में। कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं 4 वर्ड के साथ में, जिसमें सबसे पहला वर्ड आ जाता है इफ का। इसके बाद में बच्चा अनलेस का यूज किया जाता है कंडीशन दिखाने के लिए। अनलेस के बाद में तीसरा वर्ड आता है अनटिल का, व्हेन का, वाइल का, एज का, इन केस ऑफ, प्रोवाइडेड। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये सारे के सारे कंडीशन दर्शाते हैं। जब ये सारे ही वर्ड कंडीशन दर्शाते हैं तो एक बात हमारी समझ में आ जाती है। वो क्या बात समझ में आती है? कि जब ये सारे वर्ड कंडीशन दिखाएंगे तो इनका एक रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट फिक्स होगा, वो रिजल्ट फिक्स होगा। ध्यान से देखते हैं। तो अगर आप कंडीशन दिखाते हैं तो ये कंडीशन वाले सेंटेंसेस की शुरुआत आप अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं, और इसका जब रिजल्ट दिखाएंगे तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा, ये फ्यूचर में नहीं जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आप सभी की सहायता के लिए ताकि आसानी से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए। तो कहता है कि व्हेन यू स्मोक, जब आप स्मोक करते हैं तो आपके लंग्स अफेक्टेड होते हैं, लंग्स अफेक्टेड होते हैं। अब लंग्स अफेक्टेड होते हैं कब अफेक्टेड होते हैं? जब आप स्मोक करते हैं। अब स्मोक करेंगे तो लंग्स अफेक्टेड होंगे। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, क्या हो गया? इनडायरेक्टली हर बार जब भी कोई स्मोक करता है उसका डायरेक्ट असर उसके लंग्स पर पड़ता है। तो यहां पर जब आपने नोटिस किया तो ये एक्शन भी फिक्स हो गया और रिजल्ट भी गारंटीड हो गया, रिजल्ट भी गारंटीड हो गया। इसमें रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, इसमें रिजल्ट बदला नहीं जा सकता। जब रिजल्ट बदला नहीं जाएगा तो एक्शन गारंटेड तो रिजल्ट भी गारंटेड। कई बार क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी पर छोड़ देते हैं, लेकिन जीरो कंडीशन की बात करते हैं तो जीरो कंडीशन हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट लाती है जब भी किसी चीज को आप नोटिस करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे की जगह। कहता है जब भी बरसात आती है, जब भी बरसात आती है सारा मैदान जो है गीला हो जाता है। ये सिंपल है, बरसात आती है मैदान गीला हो जाता है। पेपर का समय आता है सभी बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं। 12वीं होते के साथ ही मैक्सिमम विद्यार्थी चिंता में लग जाते हैं कि आगे क्या कार्य करना है। तो जिसे कहते हैं जीरो कंडीशन, इसे कहते हैं जीरो कंडीशन। अब जैसे मैं एक उदाहरण और दिखाता हूं। कहता है बच्चा तभी रोता है जब भूखा और बीमार होता है, या ये कहिए जब भी बच्चा भूखा और बीमार होता है रोता है। तो दोनों परिस्थितियों में आपने एक ही कंसेप्ट लगाया, एक ही कंसेप्ट लगाया कि बच्चा कोई भी हुआ, भूखा हुआ या बीमार हुआ, तो वो क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा। ऐसी परिस्थिति में आपके सामने एक कंडीशन और एक रिजल्ट दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में ये देखिएगा, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर अब बच्चे को पजल करने के लिए क्या करेगा? एग्जामिनर बच्चे को पजल करने के लिए इसी सवाल को चेंज करके लिख देगा। क्या लिखेगा? बेबीज विल क्राई,
बच्चे को पजल करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पे विल क्राई कर देगा, बेबीज विल क्राई व्हेन के बाद में दे आर हंग्री एंड सिक, दे आर हंग्री एंड सिक, जब भी वो भूखे होंगे, जब भी वो बीमार होंगे, ऐसी परिस्थिति में बच्चे क्या कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको पजल करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, एक सेंटेंस को यहां से बांट देगा, दूसरे को यहां से, तीसरे को यहां से और आगे दे देगा नो एरर, और बच्चों को कहेगा, विद्यार्थियों को कहेगा देखिए क्या सही उत्तर होगा। अब बच्चा भी क्या पढ़ेगा, इसे फर्स्ट कंडीशन मान के पढ़ लेगा, फर्स्ट कंडीशन मान के पढ़ लेगा, क्योंकि बच्चों ने हमारी प्रॉपर क्लासेस जब तक नहीं ली है, जब तक वो इस कंसेप्ट को प्रॉपर नहीं सीखते हैं, तब तक उनको इनके डिफरेंसेस पता नहीं होते हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर एक्शन का रिजल्ट परमानेंट है, एक्शन आज कर रहे हो उसका रिजल्ट परमानेंट है, तो आप रिजल्ट भी परमानेंट ही पाएंगे, रिजल्ट कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट कुछ हो रहा है, नहीं, एक्शन परमानेंट, रिजल्ट परमानेंट, ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्या लिखेंगे, बेबीज विल क्राई व्हेन दे आर हैंग्री में यहां पर दो गलतियां होंगी कि बेबीज के साथ में विल नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस को पहचानिए, ये जीरो कंडीशन है, ये जीरो कंडीशन है, और जीरो कंडीशन में विल शैल का प्रयोग नहीं होता है, जीरो कंडीशन में विल शैल का प्रयोग नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, कहता है कि यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हो, यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हो, सारे पौधे सूख जाएंगे, वो मर जाएंगे, यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो सारे पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में फिर से ध्यान देने योग्य बात क्या आ गई कि यहां पर ये वाक्य है जीरो कंडीशन का, नहीं देते हो तो फॉर श्योर है, दुनिया जानती है, पौधों को समय पर पानी ना मिलने का मतलब उनकी डेथ होना है, पौधों को पानी समय पे ना मिलने का मतलब क्या हो गया, उनकी डेथ होना है। तो यहां पर इफ यू डू नॉट वाटर, वाटर मतलब पानी देना, पोरिंग भी पानी देना होता है और यहां पर वाटर भी पानी देना ही होता है। तो इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स, अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हो, दे डाई, वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, बोलते हैं मर जाएंगे हिंदी में, और बच्चा क्या करता है, उस हिंदी को ही पकड़ कर कहता है मर जाएंगे नहीं, मर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक एग्जैक्ट रिजल्ट है, गारंटेड है। अब जैसे इंसान को ढंग से ज्ञान नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो लोगों की भीड़ में खो जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा, वो कामयाब नहीं होगा। इसीलिए अगर वो मेहनत करता है तो ये श्योर है, 100% है कि उसको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी, जितनी मेहनत करेगा उतना उसको रिजल्ट मिलेगा। अगला सवाल क्या कहता है भाई, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज, अगर तुम मेहनत नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज यू गेन वेट, डेफिनेटली क्या होगा, तुम्हारा वेट बढ़ता है। एक्सरसाइज नहीं करोगे 100 बीमारियां पकड़ लेते हैं। तो जब ऐसा करते हैं ये रिजल्ट परमानेंट मिलता है। तो जब ऐसा होता है रिजल्ट परमानेंट है, याद रखना ऐसे एक्शंस जिनका रिजल्ट गारंटेड है, जिनका रिजल्ट श्योर है कि एक ही रिजल्ट मिलेगा और कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, जिनका रिजल्ट फॉर श्योर है, उन एक्शंस को, उन स्थितियों को, उन सिचुएशंस को बोला जाता है जीरो कंडीशन, उन सिचुएशंस को बोला जाता है जीरो कंडीशन। आई रिपीट, उन्हें बोला जाएगा जीरो कंडीशन, ये बात ध्यान रखिएगा, जीरो कंडीशन बोला जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये था जीरो कंडीशन। क्या जीरो कंडीशन के बाद भी कुछ है? तो बिल्कुल बहुत कुछ है भाई। अब आता है हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन। अब ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन को देखना है, समझना है, तो एक बात समझ लीजिएगा, जिन चीजों को आप आज करते हैं, यदि कोई एक्शन आप आज करते हैं और कहते हैं एक्शन का रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, जिन चीजों को आप आज एक्शन में डालकर कहते हैं रिजल्ट भविष्य में मिलेगा, उन चीजों को हम रखते हैं फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इन कंडीशंस को लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली फॉलो करते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड देन
ऑब्जेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉमा आएगा और बच्चा इनके रिजल्ट के लिए आप सदैव यूज करते हैं विल का, शैल का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एंड देन ऑब्जेक्ट का। ये एक सिंपल सा सिचुएशन है। याद रखिएगा बहुत छोटे से कंपोनेंट के साथ में। क्या छोटा सा कंपोनेंट है? ये रिजल्ट तभी आएगा जब प्रेजेंट में कोई घटना एक्शन होगा। प्रेजेंट में कोई एक्शन होगा, यदि एक्शन होता है, यदि एक्शन होता है तो रिजल्ट मिलता है, एक्शन होता है तो रिजल्ट मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट भविष्य में मिलता है, एक्शन अभी होता है। ठीक है भाई। अब ऐसे सेंटेंसेस को एग्जामिनर या किताबों में इस प्रकार से लिखा जाता है कि सिंपल प्रेजेंट में कंडीशन आएगी। किताबों में ऐसा रूल लिखा जाता है कि सिंपल प्रेजेंट में कंडीशन आएगी और सिंपल फ्यूचर में रिजल्ट आएगा, और सिंपल फ्यूचर में रिजल्ट आएगा। अब जब सिंपल प्रेजेंट में कंडीशन है तो सिंपल फ्यूचर में रिजल्ट आएगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन। हम हिंदी में क्या कहते हैं? अगर बरसात आती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपने कहा बाहर नहीं जाऊंगा। हर बार ऐसा नहीं होता है कि बरसात आती है और आप घर में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसे की जगह क्या होता है? अगर बरसात आती है तो ये रिजल्ट बदल भी सकता है। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अगर बरसात आती है तो लाइट चली जाएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे, या ऑब्वियसली काम नहीं कर पाएंगे। तो एक्शन का रिजल्ट पक्का नहीं है, श्योर नहीं है। तो ऐसे में वर्ड ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है नॉट द गारंटीड आउटकम। एक्शन होता है, इसका रिजल्ट मिलेगा भविष्य में, लेकिन वो श्योर नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसी कंसेप्ट पर बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिखे। क्या एग्जाम्पल लिखे? एग्जाम्पल में मैंने लिखा, क्या लिखा? 3-4 पार्ट लिखता हूं। मैंने कहा यदि तुम सच नहीं बोलते हो, यदि तुम सच नहीं बोलते हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब इससे रिलेटेड आपके सामने 4 प्रकार की स्टेटमेंट आती है। देखते हैं भाई, एग्जामिनर बच्चे को पजल करने के लिए क्या कहेगा? भाई सही स्टेटमेंट ढूंढिए। तो हम लिखते हैं क्या है? इफ यू डू नॉट, या इफ यू डोंट टेल मी द ट्रुथ, इफ यू डोंट टेल मी द ट्रुथ, आई विल नॉट फॉरगिव यू। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आई विल नॉट फॉरगिव यू। एक स्टेटमेंट आ गई भाई, एक स्टेटमेंट आ गई। स्टेटमेंट नंबर दूसरी क्या है भाई? दूसरी है अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ, या अनलेस यू डू नॉट टेल मी द ट्रुथ, या डोंट टेल मी द ट्रुथ, डोंट टेल मी द ट्रुथ, आई shall not forgive you, I shall not forgive you। अब बच्चे को पजल करने के लिए एग्जामिनर इसी स्टेटमेंट को अलग अलग प्रकार से लिख सकता है और बच्चे को पजल कर सकता है। तो आपको पजल नहीं होना, ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, रामबाण तरीका बताऊंगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन जो होंगे सेकंडों के हिसाब से उड़ाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लैंग्वेज मजाक बन जाएगी अगर आप हमारे साथ में क्लासेस को देखते हैं, अटेंड करते हैं, तो ये सारी चीजें बस बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आती कोई भी। नंबर सी ऑप्शन कहता है अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ, unless you tell me the truth, tell me the truth, unless you tell me the truth, I shall not forgive you, I shall not forgive you, shall not forgive you। अगर तुम सच नहीं बोलते हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब यहां 3 ऑप्शन आ गए। 3 ऑप्शन के अंदर अब बच्चे से बोला जाए कि कोई एक सही स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए, कोई एक सही स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए, तो बच्चे को बिना सोचे समझे बहुत सिंपल से तरीके से आंसर ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला आंसर क्या बनाएगा? सीधा कहेगा गुरुदेव यहां पर अनलेस का प्रयोग अगर किसी वाक्य में नॉट के साथ हो रहा है तो वो स्टेटमेंट तो 100% गलत है, उसको तो हम हाथ ही नहीं लगाएंगे।
बिल्कुल सही बात है भाई। यदि कोई स्टेटमेंट अनलेस से स्टार्ट होती है तो अपने आप में वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, अपने आप में वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अनलेस के साथ में नॉट का प्रयोग अनावश्यक हो गया, गलत हो गया, काट दो, गलत हो गया, काट दो, ये स्टेटमेंट नहीं बन सकती। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है हमारे पास में, बची दो स्टेटमेंट है भाई। स्टेटमेंट में बच्चा इफ यू डू नॉट का मतलब ही होता है अनलेस, इफ और नॉट का मतलब ही होता है अनलेस। जब इफ लगा रहे हो और नॉट लगा रहे हो तो अनलेस लगाओ, सीधा सा आंसर है। तो इफ के साथ में नॉट लगाने की जगह अनलेस का प्रयोग करना सही होता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य सही होगा, तीसरा ऑप्शन। तो याद रखना, अनलेस अंटिल के साथ में नॉट नहीं लगेगा। ये हमने वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था। यदि आप में से कोई ऐसा है जिसे वेरी फर्स्ट क्लास नहीं ली, तो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसे बच्चे को सीखना उतना ही अनिवार्य है जितना अनिवार्य उसे एडवांस लेवल पे पहुंचना है। याद रखिएगा, बच्चा क्या करता है, एडवांस लेवल के चक्कर में बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट को छोड़ता जाता है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है भाई। बेसिक लेवल के क्वेश्चन छोड़ दिए तो एग्जाम विद अरिहंत की टीम आपको जो बताना चाहती है, जो सिखाना चाहते हैं और जो चीजों का रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो रिजल्ट कहां से आएगा, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं छूट जाएगा, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ऐसे में बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ते जाइए। सवाल क्या कहता है आगे का हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बहुत सिंपल से, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। तो एक बार स्ट्रक्चर को दोबारा से लिख देते हैं ताकि आपको सहायता मिले। स्ट्रक्चर क्या है कि बच्चा कंडीशनल वर्ड की बात करें, इफ अनलेस अंटिल की बात करें, तो इनके बाद में आपको यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहले एक्शन अभी करते हो तो रिजल्ट मिलता है भविष्य में। अगर नए कपड़े दिला देते हो तो मैं फंक्शन अटेंड कर लूंगा। अगर तेज दौड़ते हो तो ट्रेन पकड़ लोगे, ट्रेन छूट रही है दौड़ के पकड़ लोगे भाई। ऐसे ही बोलते हैं कई बार, अगर मेरे 12वीं में इस बार 99% आ गए, 98% आ गए, तो मैं मेडिकल के कॉलेज में एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, या मैं इस कॉलेज में मनचाही सीट के लिए हकदार हो जाऊंगा। आज एक्शन होता है, तो आज एक्शन होता है तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना बच्चा, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत कारगर है। यही स्ट्रक्चर भविष्य में काम आएगा। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर काम आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो सवाल है हमारे पास में, अगर ऐसा करते हो तो भविष्य में रिजल्ट मिलेगा, फॉर श्योर है, फॉर श्योर है, पक्का ये रिजल्ट है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। आपको कंडीशन बताया ना, अब मजेदार तरीके से कंसेप्ट पढ़ते हैं, चारों कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत आसानी से सवाल देखेंगे और टॉपिक को समाप्त करेंगे। ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत इजी कंसेप्ट है। सवाल क्या कहता है, इफ यू टॉक टू समवन अबाउट हाउ यू फील, अगर आप किसी से बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, यू विल फील बेटर। ये साइकोपैथ्स के लिए यूज किया जाता है, उन लोगों के लिए जिनके साथ समस्या होती है, जो अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं दिखाते हैं, जो अपनी बातों को दूसरे के सामने बयां नहीं करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनके लिए डॉक्टर क्या कहता है कि लोगों से बात करो, बताओ हाउ यू फील, कैसा फील करो, तो ऑटोमेटिकली बताओगे तो फील बेहतर होगा, बेटर फील करोगे अगर आप बताओगे तो। अगला सवाल है, कहता है इफ यू आर फोकस्ड, दिया गया वाक्य पैसिव में बदल दिया, इसलिए इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म है, इज एम आर के सामने थर्ड फॉर्म है। इफ यू आर फोकस्ड, अगर तुम किसी मुद्दे को लेके फोकस्ड हो, अपने टारगेट को लेके फोकस्ड हो, यू विल अचीव योर गोल। एक बात याद रखना, कभी भी कंडीशनल वाक्य जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इन सभी शब्दों के साथ में बच्चा कभी भी विल और शैल का प्रयोग होता हुआ दिख जाए, किसी भी परिस्थिति में विल शैल आ जाए, आंखें बंद कीजिएगा और इसको काट दीजिएगा, दोनों को काट देना। विल शैल नहीं आता है कभी भी, विल शैल का यूज कभी नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में। नहीं का मतलब नहीं मतलब नहीं, करना ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। सवाल क्या कहता है अगला, कहता है कि अगर तुम मेडिसिन लेते हो समय पर, तो इफ यू
टेक मेडिसिन या टेक सम मेडिसिन यू विल फील बेटर। ध्यान दीजिएगा, पहले एक्शन होता है फिर रिजल्ट आता है, पहले एक्शन होता है फिर रिजल्ट आता है। अगला सवाल कहता है कि तुम अगर अभी बाहर जाते हो, इफ यू गो आउट नाउ, इफ यू गो आउट नाउ यू विल गेट वेट इन द रेन। अगर तुम बाहर जाते हो तो बाहर बरसात में तुम भीग जाओगे, तुम बाहर बरसात में भीग जाओगे। तो इफ यू गो आउट नाउ यू विल गेट वेट इन द रेन, यू विल गेट वेट इन द रेन। पॉइंट क्लियर है, इजी, ध्यान दीजिएगा। इफ यू लाइक एनिमेटेड मूवीज, अगर तुम्हें कार्टून फिल्में पसंद है तो यू विल लाइक इनसाइड आउट, तुम्हें इनसाइड आउट नाम की मूवी 100% पसंद आएगी। 100% पसंद आएगी ये अजम्पशन है, अजम्पशन है, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, अब पता नहीं सच में पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब आप कहते हैं अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो उसके लिए ऐसे स्ट्रक्चर का यूज होता है। एक दो एग्जाम्पल बोलता हूं, इन्हें लिख लेना, घर पे बनाने का प्रयास करना ताकि तुम्हारी तैयारी और अच्छी हो जाए। अब एक सेंटेंस मैंने बोला, क्या सेंटेंस बोला मैंने? सेंटेंस बहुत सिंपल सा बोला भाई। क्या सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला अगर मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे, एक सेंटेंस बहुत ईजी है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस मैंने बोला जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तुम्हारी किताब लौटा दूंगा, मतलब पहले मैं घर पहुंचूंगा और किताब लौटा दूंगा। तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर पॉइंट बना सकते हैं। ये थी कंडीशन नंबर हमारी फर्स्ट, खत्म। 2 कंडीशन पढ़ा दिया, 0 कंडीशन पढ़ा दिया, 0 के बाद हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ा दिया। 2 कंडीशंस के बाद में अब तीसरी कंडीशन की बात आ रही है, यानी तीसरी कंडीशन नंबर में है लेकिन इसे बोलेंगे सेकंड कंडीशन। 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? ये सेम कंडीशन है फर्स्ट वाली कंडीशन की तरह, लेकिन ये अतीत के एक्शंस को दिखाती है। आई रिपीट माय वर्ड, ये अतीत के एक्शंस को दिखाती है। सेकंड कंडीशन में जितने भी सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये अनरियल सिचुएशन में जुड़े हुए होते हैं, तो इनके अंदर हम कहते हैं अगर होता तो रिजल्ट मिलता। इसमें क्या कहते हैं? अगर होता तो रिजल्ट मिलता। कई बार हम ऐसी परिस्थिति के क्वेश्चन बोलते हैं बच्चा, क्या कहते हैं? अगर मेहनत करते तो कामयाब होते, कामयाब होते। अगर मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, जाते यानी भविष्य में कामयाब हो जाते, कामयाब हो जाते। तो सेंटेंस क्या है भाई? अब यहां पर अनरियल कंडीशंस है। अनरियल कंडीशन को लिखने के लिए याद रखिएगा कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट हो गया। अगर करते तो ऐसा होता, तो करते हाइपोथेटिकल है, अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली होता है या नहीं होता। कैसे कह सकता हूं जो काम हुआ ही नहीं उसका रिजल्ट कैसे होगा भाई? मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, कैसे करते? करी ही नहीं तो कैसे हम अंदाजा लगाएंगे? बरसात होती तो मैं बाहर नहीं जाता, श्योर है क्या? क्या पता मजबूरी में जाना पड़ता। तो इसीलिए हाइपोथेटिकल है, जिनका कोई वजूद नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस को हम लिखते हैं पास्ट टेंस में, विल शैल का पास्ट बना देते हैं वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ में। अगर करते तो ऐसा हो जाता, मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, पेपर देने जाते तो क्या पता पास हो जाते, अगर करते तो ऐसा होता। उसके लिए यहां पर ये स्ट्रक्चर है। अगर वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता तो ये समस्याएं नहीं झेलना पड़ता। अगर वो देश का प्रधानमंत्री होता तो ऐसी समस्याएं नहीं झेलना पड़ता। हम क्या कह सकते हैं? इफ ही बिकेम द पीएम ऑफ आवर कंट्री, if he became मतलब बन जाता, if he became the PM of our country, PM of our country, अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता, he would solve all the issues related poverty, he would solve the issues, he will solve this इशू, इस इशू को, इस मुद्दे को वो सुलझा देता।
वो सुलझा देता। अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता, अब क्या पता वो बनकर सुलझा पाता या शायद नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशंस की यही तो बात होती है। क्या कि अंदाजन बात होती है, अंदाजे से बात होती है कि करता तो ये होता, करता तो ये होता, करता होता, ये वाली कंडीशंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा तीसरा स्ट्रक्चर कहलाता है। अंतिम स्ट्रक्चर इसके बाद एक और है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे बहुत सारे। सवाल कहता है कि भाई मेरे पास में यदि टेलीपोर्टिंग रिपोर्ट होती, अगर मेरे पास में टेलीपोर्टिंग डिवाइस होती तो मैं ट्रेवल करता अराउंड द वर्ल्ड इन अ जिफी, अराउंड द वर्ल्ड इन अ जिफी, यानी कि मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट होता। यदि मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट होता, कैसा इक्विपमेंट होता, अगर मेरे पास इक्विपमेंट होता कि भाई एक बार में बैठ के पूरे संसार में कहीं भी घूम सकते हो, तो मैं पूरे संसार में घूमता। यानी कि मेरे पास गायब होने की आती कोई बेसिकली टेलीपोर्टिंग होती है, कोई डिवाइस होती, तो मैं पूरे संसार में घूमता। तो हैड यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका अर्थ होता है कि यदि मेरे पास ये चीज होती, होती तो ऐसा होता, होती तो ऐसा होता, होती तो ऐसा होता, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इफ आई न्यू एनिमेशन ग्राफिक्स, अगर मुझे एनिमेशन का काम आता, एनिमेशन की डिजाइनिंग आती, कार्टून को चलाना आता, तो मैं क्या करता, आई वुड क्रिएट रियल लाइफ एनिमेटेड डिवाइस या कैरेक्टर। अगर मैं ऐसा कर पाता तो ये रिजल्ट मिलता। अगर मेरे पास एनिमेशन करना आता तो मैं रियल लाइफ में कैरेक्टर्स को चलते हुए दिखाता, यानी एनिमेटेड कैरेक्टर्स को चलते हुए दिखाता। कार्टून जैसे होते हैं ना, रियल में नहीं होते, लेकिन हम उसे चलते हुए दिखाते। बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इफ आई हैड टाइम मशीन, यदि मेरे पास टाइम मशीन होती, कैसे होती नहीं पता, हो भी नहीं सकती ये भी पता है। इफ आई हैड टाइम ट्रेवल मशीन, आई कुड गो बैक टू माई पास्ट एंड चेंज अ फ्यू थिंग्स। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं अतीत में जाता और कुछ चीजों को पूरी तरीके से बदल देता। कितना अच्छा होता कि यदि हमारे पास टाइम ट्रेवल की मशीन होती, हम आज की गलतियां सुधारने के लिए एक बार पीछे चले जाते, सारी गलतियां सुधार कराते, लेकिन कब सुधारते, जब टाइम ट्रेवल की मशीन होती, याद रखना। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और हाइपोथेटिकल कंडीशन का कोई जवाब नहीं होता है, ये सिर्फ बनावटी बातें हैं जिनका सत्यता से कोई कनेक्शन नहीं है, सत्यता से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहता है, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय द फेमस स्पोर्ट्स कार। अगर मैं लॉटरी जीत जाता ना भाई, तो महंगी से महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता, जीतता। तो हाइपोथेटिकल, रियल है ही नहीं। इफ आई हैड चॉइस, अगर मेरे पास चॉइस होती, आई वुड नेवर मैरी एट ऑल। कहता है कि अगर मेरे पास चॉइस होती ना, तो मैं कभी विवाह करता ही नहीं। फिर भी हाइपोथेटिकल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, एक बार दो बार हमारे यहाँ पे जब पेडागोजी पढ़ाते हैं तो इसमें एक तरीका होता है कि बच्चा जितना उन परिस्थितियों को सुनेगा, समझेगा, उतनी ही चीजें उसके दिमाग में आएंगी, और वो चीजें जब दिमाग में आएंगी तो पढ़ते समय वो चीजें काफी सहायता करेंगी बच्चे को, और बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब सवाल क्या कहता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, अब ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये आखिरी कंडीशन है बच्चा, आखिरी कंडीशन है। इसके बाद में बचे हुए समय में अभी भी हम 8-10 क्वेश्चंस को करेंगे, 8-10 क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि हम बेसिकली कंसेप्ट को पूरा कर सकें। तो थर्ड कंडीशन क्या है भाई, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस alternate circumstances in the present. This is used to indicate that, अगर ये बेसिकली क्या दर्शाता है, that the outcome would have been different। ये प्रेजेंट की परिस्थिति को दिखाता है अतीत में बदलाव करके प्रेजेंट की कंडीशन को दिखाता है कि यदि ऐसा कर लेते तो इसका रिजल्ट बेहतर मिलता। तो ऐसे में ये प्रेजेंट के अंदर दिखाता है रिजल्ट, लेकिन अतीत में एक्शन को भी दिखाता है। ऐसे में चेंज करने की बात करते हैं कि यदि कोई परिवर्तन होता पास्ट में,
तो आज के दिन रिजल्ट सही मिलता। और जो पास्ट का एक्शन है वो डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है वो आश्रित है, डिपेंडेंट है पिछले किसी सेंटेंस पर। जब पिछले सेंटेंस पर डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट क्लोज जो है वो जाहिर सी बात है पास्ट में जाएगा, और रिजल्ट जो जाएगा वो वुड के साथ फ्यूचर टेंस में दर्शाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चा? स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इफ, अनलेस, अनटिल जैसे शब्दों का कंडीशनल वर्ड्स का इस्तेमाल यहां पर होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब जाहिर सी बात है अटेंशन जो है, घटना जो है, दुर्घटना जो है, समस्या जो है, आप अतीत में जाकर दिखाना चाहते हैं कि अतीत में ठीक होता तो रिजल्ट आज कुछ और होता, रिजल्ट आज कुछ और होता। तो ऐसे में सवाल का रिजल्ट दिखाने के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, आप माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन रिजल्ट ऑब्जेक्ट। अब हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी में इस रूल को लिखना जरूरी है, ये कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंपलसरी है, बात याद रखिएगा, तभी ये सवाल बनेगा भाई। कहता है अगर ऐसा कर लेते तो इसका रिजल्ट मिल चुका होता, कर लेते तो रिजल्ट मिल जाता, कर लेते यानी कि अतीत को सुधारना होता तो ये रिजल्ट मिलता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, काम हो चुका है, रिजल्ट मिल चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो अलग अलग पेपरों में सिलेक्शन की बात करते हैं, अलग अलग पेपरों में बैठते हैं, अलग अलग पेपरों में काम करते हैं, तो पेपरों में जब बैठते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, जब रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है कि भाई यदि यदि थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो 3-4 नंबर से जो रह गए या 2 नंबर से जो रह गए वो नहीं रहते, वो हम आसानी से पार कर जाते, वो हम आसानी से पार कर जाते। अगर ऐसा करते तो ये रिजल्ट मिल जाता, ये रिजल्ट मिल जाता यदि मेहनत करते। लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो ये है ना कि अब बदला नहीं जा सकता अतीत, अतीत बदला नहीं जा सकता, और जब अतीत नहीं बदला जा सकता तो जाहिर सी बात है अतीत नहीं बदल सकते तो पछताते हैं। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर रिपेंटेंस को दर्शाते हैं। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस का अर्थ होता है जब आप पछतावा करते हैं। लैक्रीमोज वाली सिचुएशन होती कि रोने के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोने के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया हमने लैक्रीमोज। चलिए बढ़ते हैं, सवाल क्या है भाई? कहता है इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता, हेड के बाद ये बीन बच्चा वर्ब की थर्ड फॉर्म है होता। इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता, आई वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, मैं पक्का तुम्हारी मदद करता, इन वे और अनदर, किसी भी तरीके से, चाहे इस तरीके से मदद करता, चाहे उस तरीके से मदद करता, लेकिन अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं सारी परिस्थिति को सुधार देता, सारी परिस्थिति को सुधार देता, लेकिन तुम्हारी जगह होता तो। सवाल बनता है, बहुत साधारण है, आंसर आपके सामने, सुधार देता अगर करता तो, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कहता है इफ आशीष हैड बीन विद मी, अगर आशीष मेरे साथ होता, ही वुड हैव नोन, उसे पता चल जाता, हाउ मेक मी फील बेटर, कि कैसे बेटर फील किया जाता है या कराया जाता है, करा जाता है या कराया जाता है। अगला सवाल फिर से देखते हैं भाई, इफ यू हैड नॉट फॉट विद मी, अगर तुमने मुझसे झगड़ा नहीं किया होता, इफ यू हैड नॉट फॉट विद मी, अगर तुमने मेरे साथ झगड़ा नहीं किया होता, एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन, सभी चीजें सही हो चुकी होती, सभी चीजें सही हो गई होती, एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन, सब कुछ सही हो गया होता अगर तुम मेरे साथ नहीं लड़े होते। याद रखिएगा भाई, फिर से आगे बढ़ते हैं। इफ द टीचर हैड इन्फॉर्म्ड अस, यदि टीचर ने हमें इन्फॉर्म किया होता पहले, अगर टीचर ने हमें पहले इन्फॉर्म किया होता, वी कुड हैव फिनिश्ड इट इन टाइम, हम ये कार्य समय पर खत्म कर पाते, कर सकते थे, यानी लेकिन हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। अब ऐसी परिस्थिति में ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस के रूल समाप्त होते हैं। शुरू करने से पहले, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ 2 चीजों के कॉन्सेप्ट बताते हैं, कंपोनेंट बताते हैं। सबसे पहला, कई बार बच्चे पूछते हैं सर वुड आएगा,
कुड आएगा या माइट आएगा। तीनों देखते हैं हम पेपर में, तीनों ही पेपर में दिखते हैं कि वुड भी दिख जाता है, कुड भी दिख जाता है, माइट भी दिख जाता है। तो जब वुड, कुड और माइट तीनों ही दिख जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या सही आंसर बनेगा, ये एक सवाल है। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वुड दिखाता है श्योर एक्शंस को, एग्जैक्ट रिजल्ट को। श्योर एक्शन होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा तो वुड का प्रयोग होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा तो वुड का रिजल्ट होता है कि भाई अगर ऐसा करता तो 100% ये घटना होती, 100% ये काम करता होता तो वुड क्या दिखाता है, एग्जैक्ट श्योर सर्टेन एक्शन के सर्टेन रिजल्ट। लेकिन अगर इसी की जगह बच्चा कुड का यूज करते हैं तो कुड क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है। यदि आप ऐसा करते तो ये संभावना है, इसका रिजल्ट ये मिलता संभावना है, रिजल्ट मिलता, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। अगला वर्ड आता है हमारे पास में माइट का, जो दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी को, जो दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी को। क्या कहता है भाई, संभावना कम है लेकिन हो जाता। पेपर में तीनों का प्रयोग होता है, तीनों का प्रयोग पास्ट की सेकंड और थर्ड कंडीशन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड और फोर्थ कंडीशन, थर्ड और फोर्थ कंडीशन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कुछ सवालों की तरफ, सवाल करेंगे तभी तो हमारे को पता चलेगा ना कि हमने क्या सीखा और बच्चा क्या छोड़ा, ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है अंटिल का, सबसे पहला कंपोनेंट है अंटिल का। अंटिल द ट्रेन विल नॉट, पहली बात यही सुई अटक गई भाई, पहली बात यही हमारी सुई अटक गई। क्यों अटक गई, हर बच्चा जानता है, पहले ही हमने बताया। क्या बताया, अनलेस अगर आ जाए बच्चा और अंटिल यदि आ जाए, अनलेस आ जाए अंटिल आ जाए, उसके साथ में नॉट नहीं आएगा, उसके साथ में नॉट नहीं आएगा। जब नॉट नहीं आएगा तो आप सभी को पता है कि क्या रिजल्ट आना है, सबसे पहले नोट को उड़ा दो फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो भाई नोट हटा दिया हमने, उड़ा दिया नोट हमने, तो ए में गलती आ गई। फिर भी वाक्य को पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या पता और कुछ सीखने को मिल जाए, तो चलो पढ़ते हैं। कहता है until the train will not get signal it will not leave the platform। अब सवाल सही, कहता है कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, अंटिल में ही नॉट का अर्थ सम्मिलित है, तो कहता है जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है वो नहीं आने वाली, वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी, वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में अंटिल के साथ नॉट नहीं आएगा। पहला वाक्य आपको तुरंत मिल गया, कहानी खत्म। बढ़ते हैं नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, ये क्वेश्चन जो होंगे बच्चे के लिए कहने वाली बात है, कहने वाली बात है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन हायर लेवल पर बढ़ते जाएंगे तो आंसर कंफ्यूज करेगा। देखते हैं अगला सवाल है, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जब तक वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, जब तक वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, तो कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है तो वो सवालों को सॉल्व करने में सक्षम नहीं होगा, सवालों को सॉल्व करने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वो कंसेप्ट को नहीं समझता है सक्षम नहीं होगा। अब अनलेस अगर यूज है, पहली बात तो यहां पर वही चीज काटनी है भाई, विल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन अभी मिलेगी, अभी की परिस्थिति होगी, अभी का फेलियर होगा तो ही रिजल्ट भविष्य में होगा, तो ही रिजल्ट भविष्य में होगा। होगा कब, जब कंडीशन होगी। तो अनलेस अगर है तो उसके साथ में विल नॉट का प्रयोग नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना है। अनलेस ही अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आसान सवाल खत्म होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पर्याप्त सक्षमता के साथ में 10 क्वेश्चन तो मिनिमम करके ही जाओगे। तो 10 क्वेश्चन जब करके जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं देखते हैं। आपके सामने अगला सवाल है। अब सवाल है यहां पे, कहता है बट फॉर हिज हेल्प। यहां पर बट का मतलब होता है विदाउट, यहां पर बट का अर्थ होता है बच्चा विदाउट, बट का मतलब होता है विदाउट के बिना। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। उसकी मदद के बिना, जब तक उसकी मदद नहीं होगी, जब तक उसकी मदद नहीं होगी पेशेंट मर चुका होगा, वुड हैव डाइड। विदाउट हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव, अगर उसकी मदद नहीं मिली होती तो पेशेंट मर चुका होता। ऐसे वाक्य में कोई गलती नहीं है। बट का मतलब होता है विदाउट, ये अपने आप में एक
नेगेटिव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनलेस ही बेसिकली अनलेस आई डिडंट हेल्प हिम या अनलेस आई हेल्प्ड हिम, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो पेशेंट मर चुका होता। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल भी ऐसे ही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अनलेस की बात हो रही है, अनलेस हेल्प उसकी मदद के बिना द पेशेंट वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग, इसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का कहता है क्या है, पहला क्वेश्चन है आई शैल टेक यू टू अ लॉन्ग ड्राइव, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं तुम्हें एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। आफ्टर यू, आफ्टर अगर आ गया तो कंडीशन, कंडीशन के बाद विल नहीं आता है, आफ्टर के बाद कंडीशन है, कंडीशन के बाद विल नहीं आएगा। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग कहता है जब तुम मीटिंग से वापस आ जाते हो, जैसे ही वापस आते हो, तुम्हारे आ जाने के बाद में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तो पहले तुम्हें आना पड़ेगा, पहले आओगे, मीटिंग में लेके जाऊंगा, ये दो अलग अलग परिस्थिति हो गई ना, तो विल का प्रयोग नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वर शी आई, कहता है अगर मैं उसके स्थान पर होता। ये अनरियल कंडीशन है बच्चा, ये अनरियल कंडीशन है। इस कंडीशन को लिखने के लिए स्ट्रक्चर क्या आता है देखिएगा, स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग प्लस नाउन आता है, साथ में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ वुड का, V1 का और ऑब्जेक्ट का। अगर मैं उसकी जगह होता तो ये करता, अगर मैं यहां होता तो ये करता, मेरे पास पैसा होता तो ये करता, वही वाली कंडीशन आ गई। वर शी आई, अगर मैं उसकी जगह होता पॉसिबल नहीं है, अनरियल है, अनरियल है तो विल नहीं आएगा, इसकी जगह यूज करना पड़ेगा वुड का, इसकी जगह वुड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि काफी सारे सवाल करेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स को पूरा करते चलते हैं। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो आई वुड हैव सर्टेनली परचेज, अब ध्यान दीजिए, वुड हैव सर्टेनली पक्का, परचेज नहीं आएगा बच्चा, परचेज्ड द कार फ्रॉम यू, फ्रॉम यू कहता है कि अगर तुमने पहले मुझे बता दिया होता ना तो ये गाड़ी मैं तुम्हारे लिए पक्का खरीद लेता या तुम्हारे से खरीद लेता। तो यहां पर वुड हैव कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यदि करोगे तो ये अनर्थ हो जाएगा। खैर आज की क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं ढेर सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन जो करे गए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया, बताया। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ढेर सारी वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं सारे तुम्हारे तैयार हों, एक एक सवाल प्रिपेयर्ड हो और तुम्हें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।